क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि पता है कि आज जो है ना तारीख है 11 जनवरी 2025 और आप लोगों को मालूम है कि आपके आज विद्यालय में वीकली टेस्ट होने वाला है। तो वीकली टेस्ट के रिगार्डिंग आज हम कुछ क्वेश्चन गेस कराए हुए हैं। आप लोग है सो देख लें, सारे क्वेश्चन को समझ लें। जो बच्चे नए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं उनको थैंक यू। और चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, देर ना करते हुए, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। ठीक है, आइए, ये आपका है एसओई का होने वाला है। ठीक है, बाकी जनरल का हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्या हाल चाल है मेरे झारखंड के शेरों। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी में भी लगे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपका एग्जाम, अगर आप क्लास 9 के विद्यार्थी हैं तो आपका एग्जाम 29 जनवरी और 30 जनवरी ये 2 डेट पे आपका एग्जाम होना है। ठीक है, तो और ये एग्जाम आपका फाइनल है, आप लोग इसको जो है सो कंफर्म कर लें। तो चलिए, वो सब तैयारी हो ही रही है। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आप लोग जान रहे होंगे क्लास 9 का मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियोस पे वीडियो ला रहा हूं और रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहा हूं ताकि आपका तैयारी बेहतर हो और हर सब्जेक्ट से कर रहा हूं, है ना। तो आप लोग अगर नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं। और दोस्तों, क्लास 9 के लिए काफ़ी जो है सो इस चैनल पर मेहनत की जा रही है, आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और साथ ही साथ आप ही इस वीडियो के मोर पे क्लिक करना और अपना जो है सो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। अगर दिक्कत हो रही है तो मेरा नंबर लिख लें 6200230424। इस पर आप जो है सो मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हम आपको आपके जो है सो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो दोस्तों, देर ना करते चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है ना वो हम लोग करेंगे। आज का सब्जेक्ट विज्ञान है। विज्ञान से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आप अपने एग्जाम में, अपने टेस्ट में देखोगे। ठीक है, चलिए वेलकम करते हैं अगेन आप सभी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को 12 पढ़ाया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो है ध्वनि, है ना। 1 मिनट रुकेगा। ध्वनि तरंगे होती है। एक्चुअली में ध्वनि रॉन्ग हो गया है ना, ध्वनि भी समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ध्वनि तरंगे होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगे होती है भैया, वो क्या होती है आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ ताकि आप लोग जो है कर लोगे, है ना, कर लोगे। कहने का मतलब अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा हो गया अनुप्रस्थ, ठीक है। तीसरा हो गया अशांत, असंत लिखा हुआ, ठीक है, असंत। ठीक है, चौथा हो गया कोई नहीं, यानी कि डी, कोई नहीं। दोस्तों, आपके एग्जाम में जो है ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, करीब 4 आपके है सो ऑप्शंस रहेंगे और 4 ऑप्शंस में से आपको जो सही लगेगा वही करना है। ठीक है, देखिए ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अशांत और कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अनुदैर्घ्य। और आप अगर फाइनल एग्जाम बैठे हुए हो तो आपका ऐसा रहेगा, 4 ठो आपका इसका रहेगा ऑप्शन, जैसे 1 2 3 4, है ना। ये यहाँ रहेगा 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको 1 यानी कि ए, है ना, ए को रंगना है, ऐसे पूरा कलर कर देना है इस तरीके से। तो समझे, आपको आंसर ऐसे ही करके आना एग्जाम में। तो ये आपका फाइनल एग्जाम का टिप्स था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। 2 क्या है भैया, तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है। ठीक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। आपका ऑप्शन है क्या क्या कि हर्ट्ज। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, लिखने के पीछे कोई रीजन है इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। हर्ट्ज, बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर। ठीक है, सी हो जाएगा वो है सेकंड, और जो डी हो जाएगा, जो वो डी है ना, डी है आपका मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो ध्वनि का क्या नाम है इसका, ये तरंग का आवृत्ति, जो
आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा जो होता है वो क्या होता है, मैंने आपको पहले कभी कितने बार पढ़ाया है आपको लाइव क्लास में भी, और जो भी मैं लगातार मॉडल पेपर ला रहा हूँ उसमें भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा ये, ठीक है। तो हर्ट्ज आपका जो इसमें ऐसा ही मात्रा हो जाएगा, है ना। आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या दोस्तों, हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। और वही आपको अगर 4 गोला रहेगा तो ए को पूरा करेक्ट कर देना एकदम कंप्लीटली। तो ये आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, है ना। चलिए देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं डायरेक्टली इसे बताता हूँ, है ना। आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल जैसे क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए दे रहे हैं हम, ए दे रहे हैं 1/2, बी दे रहे हैं 1, सी दे रहे हैं 1/3, है ना, और डी दे रहे हैं, डी जो है इसमें है सो कोई नहीं है, मतलब डायरेक्टली में ले रहा हूँ नहीं, कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आवृत्ति और आवर्तकाल का जो होता है ना गुणनफल, आप याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा आपका, मतलब इसको कंफर्म कर लेंगे। अब सवाल नंबर 4 आते हैं। 4 देख पा रहे हैं क्या है कि पौधों को पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः, है ना, मुख्यतः किसके द्वारा होती है, तो मैं बता रहा हूँ समझिएगा, जल, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वायु, सी ऑप्शन है मृदा, और आपका डी ऑप्शन जो है वो है सूर्य प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको पता है कि पौधों को जो हम लोग जो है ना देखते हैं, तो मुख्य रूप से उसको जो पोषक तत्व जो मिलते हैं ना, वो जल से भी मिलते हैं, वायु से मिलते हैं, मृदा से मिलते हैं। लेकिन इसमें अगर सूरज नहीं मिलेगा ना तो ये अपना भोजन तैयार कर ही नहीं पाएगा। आप कितना भी जल डाल दो, कितना भी उसको वायु में रख दो, कितना भी उसको मिट्टी दे दो, है ना, पौधा जो है तैयार होगा ही नहीं। तो मुख्यतः जो पोषक तत्व जो है ना पौधों को, वो कहाँ से मिलता है, तो सूर्य का प्रकाश से, सनलाइट से, याद रखिएगा। सनलाइट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पौधों में सूर्य का प्रकाश जरूरी है, तभी ये अपना पोषण कर पाएगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं, मान लीजिए कि आपके पास चावल है, दाल है, सब अनाज आपके घर में पड़ा हुआ है, और ईंधन का मतलब ईंधन का उपलब्धता है ही नहीं ना, आपके घर में गैस है ना चूल्हा है, मतलब आग का कोई सोर्स है नहीं, तो खाना पकाओगे, खाना पका नहीं पाओगे आप, और कितना कच्चा अनाज खाओगे, आप नहीं ना खा पाओगे, आपका पोषण रुक जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे भी है, पौधों को बड़े होने में जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए, मृदा चाहिए, लेकिन उसको अगर सूरज नहीं मिलेगा ना तो अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। याद रखिएगा मुख्यतः इसको जो है सो सूर्य का प्रकाश जरूरी हो जाता है। चलिए सवाल नंबर हमारा जो है सो ये 4 था, 5वां चलते हैं। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, सवाल नंबर 5, एक सूक्ष्म ये माँ है, ठीक है, पोषक तत्व है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। देखते हैं क्या क्या है। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, जस्ता, बी यहाँ कर देना, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, सी यहाँ कर देना, फास्फोरस, और डी पोटेशियम, ठीक है। तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ना दोस्तों, उसको बोला गया है, पता है, जस्ता को, मतलब सूक्ष्म
पोषक तत्व जस्ता को कहा गया। ठीक है, इसको आप लोग कर लेंगे। अब सवाल नंबर चलते हैं 6। 6 क्या है कि एक संश्लेषित उर्वरक है, एक संश्लेषित उर्वरक है। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं ए, बी, सी और डी। यहाँ क्या क्या है जी? कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, कंपोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर बी में है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, सी है यूरिया, और डी जो है ना दोस्तों, डी है हरी खाद। ठीक है, हरी खाद। तो संश्लेषित उर्वरक के रूप में जो है सो जाना जाता है ना, वो है हरी खाद। ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, फाइनल एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग कर लेंगे। हमारा चलते हैं अब 7 की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑन बोर्ड आज आ गए हैं ना आप लोग के बीच। ऑन बोर्ड आने का रीज़न है। चलिए सवाल नंबर 7 चलते हैं। 7 देख पा रहे हैं क्या है? कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? ठीक है, क्या है? कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है, देते हैं 0.5%, 1.0%, 1.4%, डी है 0.15%। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि अगर कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा पूछेगा ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो पता है वो क्या है? 0.5%। ठीक है, 0.5% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 8 क्या है। 8 नंबर है क्या? केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? ठीक है, किसका किरण पुंज है? तो आपका ऑप्शन दे रहा है ए, वो जो है वो है प्रोटॉन। ठीक है, बी है हाइड्रोजन, सी है न्यूट्रॉन, और डी जो है, डी है आपका अल्फा कण। ठीक है, तो केनाल किरणें किसका किरण पुंज है दोस्तों? आप लोग को मालूम है? तो चलिए, है ना, क्या था क्वेश्चन कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो प्रोटॉन, हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो अगर पता है कि प्रोटॉन का है, सो ये क्या है? किरण पुंज है। कौन जी? तो ये केनाल, है ना। 9 नंबर सवाल चलते हैं। 8 हो गया, जल्दी जल्दी करते हैं। 9 नंबर चलते हैं। परमाणु का नाभिक होता है। ठीक है, सवाल नंबर 9। परमाणु
परमाणु का नाभिक जो होता है ना वो कहाँ होता है, सॉरी कैसा होता है, धन आवेशित, ठीक है आपका ऋण आवेशित, ठीक है ऋण आवेशित। सी जो है वो है आवेशित, नहीं अनावेशित है, अनावेशित, नो चार्ज, ठीक है। और जो डी है मतलब कोई नहीं, मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, तो पता है कि परमाणु का जो नाभिक जो होता है ना वो क्या होता है, धन आवेशित, ठीक है, याद रखिएगा, सेंटर जो होता है। अब हमारा आखिरी प्रश्न ऑब्जेक्टिव का 10 नंबर देख रहे हैं कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। क्या है दोस्तों, सवाल नंबर 10 है किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन ए है, ठीक है, हीलियम, बी जो है वो है ट्राइटियम, ठीक है। सी जो है हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। और डी जो है इसमें से कोई नहीं, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि न्यूट्रॉन किस में नहीं पाया है, तो हाइड्रोजन में नहीं पाया था, याद रखिएगा, हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोगों ने करीब 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं होता तो आप लोग जो सब पेपर में और या तो फिर अपने कॉपी में लिख लें, ठीक है। और जल्द ही अब हम लोग करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका ये हो गया और ऑब्जेक्टिव पे आप लोग को ध्यान देना है, ये चीज़ आप लोग जान लें, ठीक है। आइए करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग दैर्घ्य भी आवृत्ति और जो है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तरंग वेग भी और आवृत्ति एफ को हम यहाँ पे एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य जो है सो लैम्डा के बीच में जो संबंध है सो क्या है, ठीक है। एफ बराबर भी और लैम्डा, और लैम्डा बराबर भी और एफ, और भी बराबर लैम्डा सॉरी एफ इंटू लैम्डा, एफ मतलब यहाँ पे एफ को आप एन भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और एफ इज इक्वल टू 1/u लैम्डा मल्टीप्लाई में है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ना, देखिए ऐसे करना है, आप लोगों को लिखना है कि तरंग दैर्घ्य को दिखाते हैं लैम्डा से एक तरंग की दो क्रमिक शिखा, है ना, जो होती है शिखा और गर्त होती है, पता है, ये शिखा ये गर्त है, ये शिखा ये गर्त है, यानी कि ऊपर शिखा नीचे गर्त होता है, ठीक है। कि संबंध को में जो होता है ना, थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। एक तरंग की दो क्रमिक शिखा होता है, एक ये दो क्रमिक शिखा या गर्त, यानी कि देखिए दोनों शिखा हो गया, ये दोनों गर्त हो गया, ये दोनों क्या हो गया, ऊपर वाला उभरा हुआ भाग शिखा हो गया और ये घुसा हुआ भाग क्या हो गया, गर्त हो गया, है ना। के बीच जो होता है स्थान या लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, यानी कि इसके बीच की लंबाई को दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा कि इस बीच की लंबाई को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, यानी कि वेवलेंथ, है ना, ये वाला ठीक है। आ गया ये आवृत्ति क्या होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी या समय प्रति इकाई एक दोहराई जाने वाली घटना की संख्या है, जिसको ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, आपको मालूम है, ठीक है। और वेग क्या होता है, वेग जो होता है ना, वेग को समय के साथ में निकाय के विस्थापन के परिवर्तन के दर के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसा ही मात्रक जो उसका होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। गति के निम्न सूत्र का उपयोग कर गणना की जा सकती है, देख रहे दोस्तों, v इक्वल टू, है ना, क्या हो गया, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी वेग गति इज इक्वल टू, गति को वेग भी बोल सकते हैं, वेग इज इक्वल टू तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। आपका ये इसका क्या है, इसका ये आपका संबंध है आपस में तीनों का, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेंगे। आइए सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कि आपेक्षिक वेग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपेक्षिक वेग से क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं ना। लिखा हुआ है कि जब दो वस्तुएं गतिशील रहती है तब ऐसी स्थिति में एक वस्तु का वेग दूसरे वस्तु की अपेक्षा आपेक्षिक वेग कहलाता है। समझ में आया, जब दो वस्तु गतिशील रहेगी तब ऐसी स्थिति में एक वस्तु का वेग दूसरे वस्तु के वेग के क्या कहलाएगा, सापेक्ष कहलाएगा, तो उसे बोलते हैं सापेक्षिक वेग, ठीक है। मान लीजिए कि ये वस्तु ए है और वस्तु बी है, ठीक है, दोनों सेम गति कर रहा है। मान लीजिए कि यही रोड में चल रहा है, ये भी है ना, और एक मिनट रुकिएगा, ये भी चल रहा है इस रोड में और ये भी चल रहा है इस रोड में, तो इसका गति और इसका गति जो है ना आपस में क्या सापेक्ष है, ठीक है।
दो वस्तुओं के बीच गतिशीलता को ही सापेक्षिक वेग कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट। देख रहे दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि भंडारण की प्रक्रियाओं में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से कारक अनाज के लिए जो है सो हानिकारक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देख लो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, आइए, है ना। क्या लिखा हुआ है कि भंडारण की प्रक्रिया में अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी कारक हैं जैविक कारक, कीट, फिर कवक, फिर चिंचड़ा, फिर जीवाणु एवं अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप पर अभाव होना। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि पौधे, ठीक है, अपना पोषण यानी कि पोषक, है ना, कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है पौधे अपना पोषक हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। हवा से इन्हें ऑक्सीजन तथा कार्बन प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पानी से हाइड्रोजन मिलती है तथा मिट्टी से 13 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिसमें से 6 बृहद पोषक होते हैं और 7 सूक्ष्म पोषक होते हैं। ठीक है, और पौधे जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पोषक प्राप्त जो है सो करते हैं, जो पानी से मिलकर जड़ों से अवशोषित होकर जो सो है ना उन्हें मिलता है। तो ये पोषक पौधे अपना पोषक किस तरह से प्राप्त करते हैं ये आपको लिखना था। तो दोस्तों हम इतने ही क्वेश्चंस आप लोग को आज करा सकते हैं, बाकी आप लोग जो है सो सेल्फ डिपेंडेंट भी रहें। एंड चलिए आज के क्लास में इतने ही क्वेश्चंस आप लोग को मैं डील कर पाऊंगा। बाकी सभी को थैंक यू। जो बच्चे झारखंड से देख रहे हैं, झारखंड के जिले से देख रहे हैं, जरा कमेंट करेंगे, मैं उनके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और इसलिए मैं कमेंट करने बोल रहा हूं कि मुझे ये पता करना है कि हमारा वीडियो किस किस जिले में चल रहा है। बाकी दोस्तों सभी को थैंक यू एंड सभी को जोहार, सभी को वंदे मातरम। हमेशा आप लोग का स्वागत रहेगा आपके चैनल पर। और दोस्तों आप लोग क्लास 9 के बच्चे जो नए जुड़ गए हैं ना, आप इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 9th क्लास के लिए मैं प्रॉपर्ली वीडियोस ला रहा हूँ, लगातार ला रहा हूँ, रेगुलरली ला रहा हूँ। ठीक है, 9 के लिए स्पेशल यहाँ तैयारी कराई जा रही है, आप लोगों को मालूम ही है। चलिए देर नहीं करते हैं, आप लोग से यहीं तक का समय लेंगे। बाकी थैंक यू सभी को।